Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start with a fresh new unit in partnership accounts, which is retirement of a partner. यानी जब पार्टनर बिजनेस में से रिटायर कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं बिजनेस को, तो छोड़ के जाएगा तो अपना कैपिटल निकाल लेगा बिजनेस में से. सो बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन टू रीपे बैक द कैपिटल अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर. एक पार्टनर के रिटायर होने से क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा. सो द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन इन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द रिटायरिंग पार्टनर इज sacrificing his share of profit for the remaining continuing partners. So retirement of a partner case में the retiring partner is the sacrificing partner and continuing partners are the gaining partners. ठीक है, हमने इसी लैंग्वेज में पार्टनरशिप अकाउंट्स में ट्रीटमेंट्स को डिस्कस किया था. तो जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, क्लियर, बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर अपना बना बनाया बिजनेस में से रिटायरमेंट ले रहा है, वो छोड़ के जा रहा है. सो ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. सो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स नीड टू कॉम्पनसेट द रिटायरिंग पार्टनर फॉर दिस लॉस. सो दिस इज डन थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कौन सा ट्रीटमेंट होगा? इट विल बी कैपिटल एडजस्टमेंट. ओके, हमेशा बाय डिफॉल्ट. यानी कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनको गुडविल का पैसा इन कैश में नहीं देना है टू द रिटायरिंग पार्टनर. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमेशा थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट होगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. देन बाकी जो चीज है जैसे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेम वे में होगा. रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस जो आएगा वो सबके बीच बटेगा इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, है ना. ऑल पार्टनर्स के बीच में बटेगा. ऑल पार्टनर्स कौन है रिटायरमेंट के केस में? ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर. सो रिटायरिंग पार्टनर को भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस में शेयर मिलेगा. रिटायरमेंट से पहले, अच्छा, अगर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनाना हुआ तो भी सेम तरीके से ट्रीटमेंट होगा. पहले फर्स्ट पार्ट में नॉर्मल रीवैल्यूएशन जिसका प्रॉफिट और लॉस सारे पार्टनर्स में बटेगा इन द ओल्ड पीएसआर. एंड सेकेंड पार्ट में रिवर्स रीवैल्यूएशन जिसका प्रॉफिट और लॉस कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में बटेगा इन एनपीएसआर. क्लियर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. अच्छा, रिटायरमेंट के टाइम अगर बिजनेस के बुक्स में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है तो वो सारे पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड पीएसआर. तो ये सारे ट्रीटमेंट्स एकदम कॉमन है व्हाट वी हैव डन इन एडमिशन. ठीक है, तो इस चैप्टर में एज सच बहुत कुछ नया नहीं मिलेगा अपने को. तो स्टार्ट करते हैं विथ इलस्ट्रेशन 1. पार्टिसिपेट करना. इलस्ट्रेशन 1. A and B are partners in a business sharing profits and losses as a 3/5. A का 3/5 है, B का 2/5 है. यानी the ratio is 3:2. Their balance sheet as on 1st Jan 2022 is given below. Liabilities के साइड में capital of A 20,000, B 15,000, total 35,000. रिजर्व अकाउंट या accumulated profit है जो हम A और B के बीच में बांटेंगे in the ratio 3:2. ओके, सो ए का शेयर इसमें कितना होगा? अमाउंट ए का शेयर इसमें कितना होगा? वेरी डिफिकल्ट, कैलकुलेटर भी यूज करने का मन नहीं कर रहा, लेकर ही नहीं आए होंगे शायद. कितना? 9,000 नहीं लेकर आया. ओके, 9,000, 6,000. करेक्ट है. चलो, ओके. नेक्स्ट, बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू इलनेस. तो बी रिटायर कर रहा है बीमार हो गया बोलकर.
and A takes it over. तो अकेला अब A मालिक बनेगा. So ये पार्टनरशिप बिजनेस अब बन जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. ठीक है. तो वो डिस्कशन में अपने को नहीं जाना है, अपने को रिटायरमेंट का ट्रीटमेंट करना है इन द बुक्स. द फॉलोइंग रीवैल्यूएशन वाज मेड. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹25,000. सो ये फर्म का गुडविल का वैल्यू है 25,000 रुपए. ए रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यू कौन कर रहा है बिजनेस को? थैंक यू. बी रिटायर कर रहे हैं एंड कंटिन्यू कौन कर रहा है बिजनेस को? ए. ठीक है, ध्यान देना है, कौन रिटायर कर रहा है? ए ना? बी. और कौन कंटिन्यू कर रहा है? बी. ए. ओके. तो गेनिंग पार्टनर कौन है? बी. ए. तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? बी. बी. ठीक है, राइट. सो बी रिटायर कर रहे हैं, ए कंटिन्यू कर रहे हैं. बी इज रिटायरिंग पार्टनर, ए इज कंटिन्यूइंग पार्टनर. पार्टनर नहीं, वो सोल प्रोप्राइटर बन जाएगा. सो बी इज अ सैक्रिफाइसिंग and A is gaining. So who will compensate to whom? A will compensate to B because A is gaining, B is sacrificing. तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगा? अरे देख, जानबूझ के करता है लगा सर. इसके लिए क्या एंट्री पास होगा बोलो? A's capital account debit to B's capital account. With B's share of goodwill, goodwill of the firm का वैल्यू कितना है? 25,000. And what is B's share? 2/5. 25,000 का 2/5 इज 10,000. सो एंट्री क्या पास होगा बोलो? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट. हाँ हाँ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट. लिखो लिखो. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000. इसके नीचे नोट लिख दो. B's share of goodwill is equal to 25,000 into 2/5 is equal to rupees 10,000. 25,000 into 2/5 is equal to rupees 10,000. 25,000 into 2/5 is equal to rupees 10,000. Ready? Next, depreciate plant and machinery by 7.5%. ये क्या है? रीवैल्यूएशन है. सो क्या एंट्री पास होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. 20,000 का 7.5% कितना हो गया? 1,500. हाँ, 1,500. टू इन्वेंट्रीज भी, इन्वेंट्रीज को भी डेप्रिशिएट करना है. इन्वेंट्रीज 15%, यानी 16,000 का 15% कितना हो गया? 16,000 का 15% 2,400. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 1,500 टू इन्वेंट्रीज 2,400. Doubtful debts provision is raised against trade receivables at 5%. ट्रेड रिसीवेबल्स कितने का है? 15,000. 15,000 का 5% जितना अपने को प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर डाउटफुल डेट्स. 15,000 का 5% 750. सो एंट्री क्या पास होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट, 750. वो ऊपर वाले एंट्री के साथ ही उसको लिख दो. उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया वही है, अमाउंट को चेंज कर देना. बट तभी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना से हो जाएगा? 1,500 प्लस 2,400 प्लस 750. हाउ मच? अरे हाँ, 4,650. So revaluation account debit 4,650 to plant and machinery account 1,500 to inventories account 2,400 to provision for doubtful debts 750.
क्लियर है? Then a discount reserve against trade payables. A discount reserve. Reserve means provision. A discount reserve means provision against trade payables. Trade payables यानी मेरे creditors. So creditors को हम discount देते हैं या हम उनसे discount लेते हैं? We receive discount. और discount receive business entity के लिए क्या है? इनकम है, राइट? सो इनकम के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करना है, विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, राइट? बट स्टिल क्वेश्चन ने कहा है तो अपने को करना है. सो वी नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड. तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए क्या एंट्री पास हुआ था? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बिकॉज डाउटफुल डेट्स लॉस है. लॉस के लिए जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था क्योंकि लॉस डेबिट. अब ऑपोजिट सिचुएशन में आ जाओ. डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है. डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है. इनकम के लिए जब प्रोविजन क्रिएट करते तो प्रोविजन अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट. एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट क्योंकि इनकम है. सो एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. 7,500 का 2% इज हाउ मच? 7,500 का 2% इज 150. Okay. So now can we find out the amount of revaluation profit or loss? 4,000. Tell me, Upal, quick. अरे 4,500 का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है. सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को अपने ए और बी के बीच में बांट देंगे इन द रेशियो 3:2. सो ए इज कैपिटल अकाउंट. एंट्री क्या होगा? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 into 3/5, 2,700. A's capital account debit 4,500, 3/5 is 2,700. B's capital account debit 1,800. To revaluation account 4,500. Okay, clear? Journalize the above transactions in the books of the firm and close the partner's account. अच्छा, पार्टनर्स अकाउंट को मतलब पार्टनर्स अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट बी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लोज करें? बिकॉज जैसा मैंने कहा जो रिटायरिंग पार्टनर है वो बिजनेस से निकलेगा तो अपना कैपिटल लेकर जाएगा. अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन्ड नहीं है जैसे बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन टू रीपे बैक द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द रिटायरिंग पार्टनर. तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि बिजनेस ने रिटायरिंग पार्टनर को उसका कैपिटल का पेमेंट कर दिया है या नहीं. क्वेश्चन में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है whether the retiring partner has been paid his amount of capital. So in that case हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि उसका पैसा अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है. करेक्ट. सो उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को जो बैलेंस है उसको अपने रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है उसको अपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. सो 20 कैपिटल अकाउंट में से 20 कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको 20 लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. कितना आ रहा है बोलो? 20 कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बोलो कितना आ रहा है? कैसे निकालोगे? 15,000 का ओपनिंग बैलेंस है 15,000 एंड जो एंट्रीज हमने पास किया है
उसमें जिधर भी 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है उसको 15,000 के साथ ऐड करना है, बिकॉज कैपिटल अकाउंट के लिए रूल क्या है, इंक्रीज क्रेडिट यानी प्लस क्रेडिट, क्रेडिट हुआ तो प्लस एंड डेबिट हुआ तो माइनस। सो जिन एंट्रीज में 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है उस अमाउंट को अपने 15,000 के साथ ऐड करेंगे, एंड जिन एंट्रीज में 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट है उस अमाउंट को अपने 15,000 से लेस करेंगे। सो बोलो 15,000 प्लस 10,000 देन, अच्छा रिजर्व्स भी बांटा था आपने, रिजर्व्स का एंट्री पास किया था, रिजर्व्स का एंट्री पास करो, रिजर्व्स का एंट्री पास करो, पहले ही पास करना चाहिए था अपने को। रिजर्व्स का एंट्री पास करो, रिजर्व का एंट्री क्या पास होगा, करेक्ट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, बिकॉज ये प्रॉफिट का रुपया है तो कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा यानी कैपिटल अकाउंट प्लस क्रेडिट। सो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 15,000 का 3/5 इज हाउ मच, 9,000। So reserve account debit 15,000 to A's capital 9,000 to B's capital 6,000 to B's capital 6,000। क्लियर, ये अपने को सबसे पहले करना चाहिए था, खैर कोई नहीं। सो 6,000 भी ऐड हो जाएगा, तो अपने 20 कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज। सो 20 कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 15,000 है, उसमें उसका शेयर ऑफ गुडविल 10,000 ऐड किया, रिजर्व का 6,000 ऐड किया, एंड देन रिवैल्यूएशन लॉस का कितना माइनस करोगे, 1800 माइनस किया, सो कितना आ रहा है, 29,200 आ रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या एंट्री पास होगा बोलो तो, सो 20 कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है, 29,200 टू 20 लोन अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट, बिकॉज पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि बी हैज बीन पेड हिज अमाउंट ऑफ कैपिटल, सो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो एंट्री विल बी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस लोन अकाउंट 29,200। ठीक है, तो 20 कैपिटल अकाउंट में से अपने 29,200 रुपया को निकाल रहे हैं, तो कैपिटल डिक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, कैपिटल डिक्रीज डेबिट, एंड इसको अपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर, लोन एज अ लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, यस और नो। 20 कैपिटल हैड अ क्रेडिट बैलेंस, इसको क्लोज करना है, तो 20 कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड and this amount is transferred to loan, B's loan, B's loan is a liability, liability increase credit, so B's capital account debit to B's loan account 29,200। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये बताओ, ये जो B's लोन का अमाउंट है, ये जो B's लोन का अमाउंट है, ये पार्टनर्स लोन है या एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, क्योंकि बी अभी कोई पार्टनर रहा नहीं तो दिस इज नॉट पार्टनर्स लोन, तो B's लोन पर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। यानी कि अगर फर्म के बीच में जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है उसमें अगर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन के रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है, देन इन दैट केस 6% पर एनम जो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है इन केस ऑफ पार्टनर्स लोन, क्या वो हम लगा सकते हैं, आंसर इज नो, नहीं लगा सकते, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन केवल पार्टनर्स लोन पर लगाने के लिए अलाउ करता है, प्रोवाइड करता है, not in case of retiring partners loan account, because retiring partners loan account is not a partner's loan because the partner has retired from the business, the partnership act इस पर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर, अब अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बट अपने क्विकली बैलेंस शीट बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी कैन टेक दिस एज होमवर्क, बैलेंस शीट बना लो, बैलेंस शीट में डायरेक्ट आइटम्स को पुट करो, बोलो no interest if the partnership deed is silent, then no interest in case of retiring partners loan,
बट रिटायरिंग पार्टनर इतना बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं होगा, वो रिटायर कर रहा है और अगर उसका कैपिटल अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ है तो ही विल फिक्स अप अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो उसके लिए एक सेपरेट लोन एग्रीमेंट साइन होगा। ठीक है। सो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस बताओ आफ्टर 7.5% का डेप्रिसिएशन। 20,000 minus 7.5% is 18,500. Inventories का amount after 15% depreciation 16,000 minus 15% 13,600. ट्रेड रिसीवेबल्स प्रोविजन माइनस करेंगे, प्रोविजन कितना का था 5%, 15,000 का 5% 750 था। 750 का लेस प्रोविजन माइनस करने के बाद वी हैव 14,250। Balance at bank. Balance at bank remains the same because there is no transaction through bank. So 6,000 cash in hand also remains the same. Okay, clear. Coming to the liabilities side, trade payables. Trade payables बोलो 7,500 का है, उसमें से less provision for discount on trade payables कितना आया था 150. Okay, 150. So trade payables का outer column amount will be 7,350. 7,350. 7,350 trade payables. Inner column में 7,500 लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% के हिसाब से 150 रुपया करके माइनस करो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इतना रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा तो नेट अमाउंट इज 7,350 बिकॉज क्रेटर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 150 रुपया का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी क्रेटर्स को अल्टीमेटली पे करने के लिए कितना लाइबल होंगे 7,350 बोल के माइनस। ओके, देन अब रिजर्व अकाउंट तो बुक्स में से हट चुका है बिकॉज वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 20 कैपिटल अकाउंट भी हट चुका है, 20 कैपिटल अकाउंट के जगह आ गया 20 लोन अकाउंट। सो 20 लोन अकाउंट कितने का है 29,200। एंड ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताओ 20,000 का ओपनिंग बैलेंस है। देन ए ने, अच्छा रिजर्व्स का अमाउंट ऐड करेंगे कितना 9,000। देन ए ने बी को कॉम्पेंसेट किया था फॉर गुडविल, माइनस करेंगे 10,000। तो जो जर्नल एंट्रीज हमने पास किया उसमें जिधर भी एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है उसको 20,000 के साथ ऐड करो, उस अमाउंट को डेबिट है तो लेस करो, तो 10,000 को हमने लेस किया। देन बोलो रीवैल्यूएशन का लॉस 2,700 माइनस करो करके फाइनल अमाउंट निकालो। और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, हाँ अल्लाह। 20,000 प्लस 9,000 माइनस 10,000 माइनस 2,700 कितना हुआ 16,300। ओके, चलो अब कैपिटल अकाउंट का सॉरी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करने के बाद बैलेंस शीट का टोटल करो, देखो दोनों साइड में मैच कर रहे हैं। 16,300 प्लस 29,200 प्लस 7,350 इज हाउ मच? टोटल आ रहा है सर 49350। 52,850 आ रहे, देखो चेक करो। 2850। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। 50,850 आ रहे, ये सुनो। ये सर 52,850 आ रहा है। Okay? दोनों साइड का टोटल क्लियर है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरा होम टास्क है। अभी इलस्ट्रेशन 2, यहां से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में जितने भी इलस्ट्रेशन, जितने भी सम्स होंगे, वो एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वो एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। समझ में आया? खाली इलस्ट्रेशन 1 एक वार्म अप क्वेश्चन था। ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो अभी से जो इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, वो एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड अपने को इसी चैप्टर में मिलेगा रिटायरमेंट कम एडमिशन, जिसमें एक पार्टनर बिजनेस से जाता है तो दूसरा पार्टनर बिजनेस में आता है। फादर रिटायर्स, सन जॉइन्स द बिजनेस। ओके, रेडी? F, G, and K were partners in LLP sharing profits and losses at 2 is to 2 is to 1. So profit sharing ratio is 2 is to 2 is to 1. K wants to retire on 31st December 2022. Given below is the balance sheet of the partnership as well as other information. Okay. So तीन पार्टनर्स है एफ जी के, जिनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अपने को दिया हुआ है, रिजर्व्स दिया हुआ है। बैलेंस शीट के एसेट के साइड में देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स 70,000 का है, इंक्लूडिंग बिल्स रिसीवेबल 20,000। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल 70,000 का है, जिसमें बिल्स रिसीवेबल 20,000 का है, तो डेटर्स मेरा 50,000 का है। ओके, सो ये नीचे में बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? पास नेसेसरी journal entries, capital account of partners, and draft the balance sheet of Messrs. FNG after K's retirement. ठीक है, रेडी? सबने को कितना काम करना है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है ऑफ Messrs. FNG आफ्टर K's रिटायरमेंट। और हम कितना काम करेंगे? हाँ, हम कुछ नहीं करेंगे, ओनली नो जर्नल एंड बैलेंस शीट। बीच में जो कैपिटल अकाउंट वो अपने घर में कर लेंगे। राइट, सो रेडी? तो सबसे पहले एंट्रीज का श्री गणेश किससे किया जाए? बाय ट्रांसफरिंग रिजर्व्स अमाउंट अमंग ऑल द पार्टनर्स एफ जी एंड के। सो रिजर्व्स कितना है? 10,000। सो एंट्री क्या पास होगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट। हाँ, रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू एफ टू जी टू के इन द रेशियो 2:2:1, यानी 4:4:2। 4,000 4,000 एंड 2,000। ओके, পাস করো। হয়েছে? পূরণ করতে হবে এবার। হ্যাবিটে পরিবর্তন দরকার, है ना? পরিবর্তন দরকার আছে। ওকে, নেক্সট। Very nice. Then FNG agreed to share profits and losses at the ratio of 3:2 in future. ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सो इससे हम क्या निकाल लेंगे? गेन, एफएनजी का गेन, एफएनजी का गेन निकाल के देखते हैं एक बार। ठीक है, बिकॉज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एफएनजी है, सो दे विल गेन, के इज ए शेयर, के इज सैक्रिफाइसिंग। निकालो गेन, कैसे निकालोगे? व्हाट माइनस व्हाट? न्यू रेशियो माइनस
ओल्ड रेशियो निकालो। एफ का न्यू रेशियो इज 3/5 एंड ओल्ड रेशियो इज 2/5। ये तो निकल गया। F's gain is 1/5. G is gain. Old new ratio is 2/5. Old ratio is 2/5. So G is not gaining. So F's gain is 1/5. और जो रिटायरिंग पार्टनर है K, उसका शेयर कितना था? 1/5. So retiring partner का शेयर is sacrifice. So total sacrifice of K, retiring partner K, is 1/5. And total gain is also 1/5. So total gain is equal to total sacrifice, always will match. ठीक है? So who will compensate to whom? F will compensate to K. So entry will be F's capital account debit to K's capital account. ठीक है? बताओ। Value of goodwill is taken to be rupees 50,000. ये goodwill of the firm है। 50,000 का 1/5 is 10,000. So entry pass करो। F's capital account debit to K's capital account 10,000. 10,000. হচ্ছে? হবে, নিশ্চয় হবে। Sundry fixed assets are revalued upward by 30,000. Tell me the entry. Entry is credit. Fixed assets account debit to revaluation account 30,000. एक ही साथ कर दो। Fixed assets account debit 30,000. Inventories account debit 10,000 to revaluation account 40,000. Sundry fixed assets are revalued upward by rupees 30,000. Sundry fixed assets account debit 30,000. Inventories by rupees 10,000. Inventories account debit 10,000 to revaluation account 40,000. Okay. Clear? ठीक है कि bills receivable dishonored. Wait, completely read करने देना मेरे को, then समझ के मेरे को बताना। Bills receivable dishonored rupees 5,000 on 31st December 2022, but not recorded in the books. ठीक है, आगे रीड मत करो। सो बिजनेस में रिकॉर्ड कर, सॉरी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री पास करेंगे, जनरल एंट्री। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड का एंट्री बताओ, लिखना मत। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट वाई। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज बिल्स रिसीवेबल क्या था? असेट, वो डिसऑनर हो गया, यानी वो कैंसिल हो गया। एसेट डिक्रीज, क्रेडिट 5,000, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 5,000। ये बिल्स रिसीवेबल हमें मिला किससे था ओरिजिनली? डेटर से। डेटर्स ने अपना पेमेंट को चुकाने के लिए हमें बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करके दिया था, ठीक है। बट वो बिल्स रिसीवेबल हो गया है डिसऑनर, यानी पेमेंट कैंसिल। तो ये रुपया हम किससे मांगेंगे? अपने डेटर से मांगेंगे। तो डेटर से हम 5,000 रुपया मांगेंगे। सो वी आर टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स रुपीज 5,000। तो बिजनेस के बुक्स में डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा या घट जाएगा? बढ़ेगा। डेटर्स एसेट इंक्रीज डेबिट, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, है ना। बेस से हर एक एंट्रीज का लॉजिक क्लियर होगा ना।
आगे चल के जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना, मजा आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो एंट्री क्या पास हुआ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये काम करने से क्या मेरे बिल्स रिसीवेबल में से 5,000 घटेगा या प्लस होगा, बोल। लेस हो जाएगा, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो चुका है, कैंसल हो चुका है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो बिल्स रिसीवेबल में से 5,000 कट गया। तो बिल्स रिसीवेबल अब कितना का हो जाएगा, जस्ट डिस्कस कर रहे हैं अपने, 15,000 का हो जाएगा। रुको, 15,000 का हो जाएगा। डेटर्स कितने का था, 50,000 का था। डेटर्स कितने का था, 50,000 का था। 20,000 का बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स हुआ 50,000 का, तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल 70,000 का था। डिसऑनर के कारण डेटर्स का बैलेंस बोलो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि 5,000 रुपए हम किससे मांगने जाएंगे, डेटर्स अपने को 5,000 मिलेगा, मिलने का है, तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा। डेटर्स एसेट इंक्रीज, डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो डेटर्स का बैलेंस हो गया 55,000। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, बोल नहीं रहा हूं मैं, बट ऑब्जर्वेशन करो। डेटर्स का बैलेंस हो गया 55,000, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस हो गया घटकर 15,000। डेटर्स का बैलेंस बढ़कर हो गया 55, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस घटकर हो गया 15, टोटल में वही 70। क्लियर है, ओके, चलो डन, कुछ नहीं लिखना है अभी। डिसऑनर ऑफ बिल, जो बिल डिसऑनर हुआ उसका कारण क्या था, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। कस्टमर बेचारा बैंकरप्ट हो गया, तो कहां से पेमेंट करता, बैंकरप्ट हो चुका है, तो क्या वो आगे 5,000 पेमेंट कर पाएगा क्या, जो 5,000 का हम उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं और हमने जिसके लिए डेटर्स को डेबिट कर दिया है, क्या वो 5,000 मिलेगा भी क्या, नहीं, क्योंकि डेटर हो गया इंसॉल्वेंट। यानी वो 5,000 मेरा हो जाएगा बैड डेट्स। और बैड डेट्स के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट एंट्री पास करेंगे। रुक जाओ, वेट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना, 5,000 5,000 5,000। सो अब डेटर्स का बैलेंस मेरा घटकर कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। डेटर्स का बैलेंस घटकर 50,000 हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें मेरे को समझाना है, हाँ। सो डेटर्स का बैलेंस घटकर हो गया 50,000, क्योंकि डेटर्स है वो 5,000 मिलने का नहीं है, तो 5,000 उसमें से हटा देंगे। डेटर्स डिक्रीज क्रेडिट, बैड डेट 5,000 लॉस डेबिट, ओके। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्लियर, ठीक है। अब दो एंट्रीज हमने पास किया, ये एक चीज, मतलब इसके लिए क्या पहले क्या पास किया था, नहीं पहले पास किया था डेटर्स अकाउंट डेबिट, जब बिल डिसऑनर हुआ था। जब बिल डिसऑनर हुआ था तो हमने पास किया था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सॉरी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ था तो हमने एंट्री पास किया था डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंड जब हमें डिसऑनर का कारण पता चला विच इज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर, तो हमने एंट्री पास किया बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 5,000, ठीक है। तो ये दोनों चीज एक ही साथ घटे, तो बिल्कुल हक बनता है हमारा कि हम कंबाइन करके इसको लिख सकते हैं, बिकॉज इधर में डेटर्स अकाउंट डेबिट है और इधर में डेटर्स अकाउंट क्रेडिट है। तो डेटर्स अकाउंट ये पूरे ट्रांजैक्शन में इफेक्ट हुआ ही नहीं। तो देखो ना, डेटर्स का बैलेंस पहले 50,000 का था, अभी भी 50,000 का ही रहेगा। आई बात समझ में, ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है एज एन अकाउंटेंट, है ना। तो डेटर्स का बैलेंस पहले भी 50,000 का था, अभी भी 50,000 का ही रहेगा। ये ट्रांजैक्शन में डेटर्स अकाउंट पिक्चर में आएगा ही नहीं। रीजन, रीजन, जब डेटर से हमें बिल्स रिसीवेबल मिला था, याद करो, उस समय क्या एंट्री पास किया था आपने, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट।
तो जब डेटर से बिल्स रिसीवेबल मिला था तभी आपने डेटर्स को बुक्स में से हटा दिया था, बिकॉज उसने अपना पेमेंट बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करके कर दिया था। समझ में आया है कि नहीं? डेटर्स को जब सेल करते तब क्या एंट्री पास करते? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंड जब डेटर्स हमें पेमेंट कर देता है बाय गिविंग एक्सेप्टेंस टू अ बिल, तो इट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सो डेटर्स अकाउंट एग्जिट हो गया बुक्स में से, हटा दिया डेटर्स को बुक्स में से। तो जब डेटर से बिल्स रिसीवेबल मिला था तभी डेटर्स अकाउंट डेटर्स बुक्स में से वो डेटर बुक्स में से हट गया था जिससे बिल मिला था। आई बात समझ में करिश्मा? नहीं समझ में आया? जब कस्टमर को सेल करता है ऑन क्रेडिट क्या एंट्री पास करता है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट में सेल किया, उधार में सेल किया। अब बीच में अगर वो डेटर हमें बिल एक्सेप्ट करके दे देते तब एंट्री क्या पास करते हैं? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू डेटर्स यानी डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। सो डेटर्स अकाउंट बुक्स में से हट गया। तो जैसे ही डेटर्स ने बिल एक्सेप्ट करके दिया डेटर्स अकाउंट बुक्स में से हट गया। तो जैसे ही बिल मिला था उसी टाइम डेटर्स बुक्स में से हट चुका था, यानी वो डेटर्स हमारे बुक्स में है ही नहीं। बाद में पता चलता है कि वो बिल्स बुक्स में है क्या, फिर बिल्स रिसीवेबल है। बाद में पता चलता है कि 5,000 का बिल्स रिसीवेबल हो गया है डिसऑनर। एंड डिसऑनर का कारण क्या है? डेटर का इंसॉल्वेंसी। तो यानी 5,000 अब कभी भी वापस मिलेगा नहीं, तो मेरा बैड डेट का लॉस है। तो बैड डेट लॉस अकाउंट डेबिट, बैड डेट लॉस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, वो कैंसिल हो गया, बिल एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो अल्टीमेटली द एंट्री इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यानी इस पूरे ट्रांजैक्शन में डेटर्स अकाउंट आएगा ही नहीं, इफेक्ट नहीं होगा बुक्स में। और देखो 50,000 पहले था, अभी 50,000 ही। क्लियर? अब सुनो, ओए वेट, बाप रे। ठीक है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बट देखो जरा, बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स का क्लासिफिकेशन बताओ। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, एंड हर नॉमिनल अकाउंट का अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनी इज टू ईयर एंड में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खत्म हो जाता है, दम तोड़ देता है। कौन से साइड में? पीएल के डेबिट साइड में। अब बैड डेट्स अकाउंट को अगर अपने बुक्स में लेकर आते हैं तो उसको पीएल में डेबिट करना पड़ेगा। बट अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं जिसमें अपने को पीएल बनाना पड़े, राइट? वेरी गुड। सो अपने क्या करेंगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट की जगह क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर? बट ये लॉस तो हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है, तो बांटने का एक जरिया क्या हुआ? रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं। क्योंकि बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेगा तो बैड डेट्स को पीएल में राइट ऑफ करना पड़ेगा, और अभी पीएल को बनाने वाला चीज नहीं है। तो क्या करें? बैड डेट्स अकाउंट, बट ये लॉस को तो हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है, तो क्या करें? बैड डेट अकाउंट की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो सिंपली क्या एंट्री पास कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंट्री क्या पास हुआ? फाइनल अल्टीमेट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसका सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है? 5,000 का बिल था, वो खराब हो गया, तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और ये 5,000 कभी वापस नहीं मिलेगा, लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बट इस पूरा कहानी को अच्छे से डेप्थ में समझना बहुत जरूरी है ना? क्लियर? होता तो मैं ये 10 सेकंड में ही बता देता। 5,000 का बिल खराब, बिल से सिविल क्रेडिट, 5,000 कभी नहीं मिलेगा, लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट। क्लियर? सो एंट्री पास करो अब। ओके गोलू, ए गोलू, सोना रे सोना। ठीक है, ओके। सो अब आगे पढ़ने से पहले फटाफट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस निकालो। कितना आया? 35,000।
पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट था 40 से, अभी डेबिट हुआ 5 से, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ 35,000। इसको हम एफ जी की में बांटेंगे इन द रेशियो 2:2:1। तो क्या एंट्री पास होगा इसके लिए, फटाफट बताओ। Revaluation account debit to F's capital to G's capital to K's capital. You have to think quickly. It's a profit on revaluation. The capital account credit. So which account debit? Revaluation account debit. Revaluation account को डेबिट करोगे तभी ना जाके revaluation account क्लोज होगा. It's a revaluation profit. यानी revaluation account का credit set का total is more than debit set का total. So revaluation account has a credit balance. तो उसको क्लोज करने के लिए revaluation account has to be debited. So revaluation account debit to F's capital to G's capital amount बताओ। 35,000 को 2:1 के रेशियो में बांटो। 14,000 14,000 7,000 is equal to 35,000. So F's बोलो, revaluation account debit 35,000 to F's capital 14,000 to G's capital 14,000 to K's capital 7,000. Okay, clear? यहां तक ऑल गुड, सब समझ में आया। केवल ये बिल्स रिसीवेबल वाला थोड़ा सा अपने को डिस्कस करना पड़ा, वरना इसको भी अपने खुद से कर लेते। यहां तक सब सही लग रहा है। हम लोग किए क्या है, रिजर्व्स को पार्टनर्स के बीच में बांटा है, गुडविल का ट्रीटमेंट किया, कैपिटल एडजस्टमेंट का ट्रू कैपिटल एडजस्टमेंट, देन रीवैल्यूएशन किया है एंड रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस को बांटा है। क्लियर, सिंपल। अभी इस क्वेश्चन का यूनिक स्पेशल पॉइंट यूएसपी, मतलब इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इस पार्ट के लिए है, इस पार्ट के लिए, लास्ट लाइन के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, हाँ ठीक है। सो इस क्वेश्चन का ये यूनिक स्पेशल पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं, इसको अपने क्रैक कर पाते कि नहीं कर पाते। एकदम सीरियस होकर इस बिजनेस एंटिटी का अकाउंटेंट की तरह सोचो कि आपको पैसा दिया गया है इस चीज का सोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। इमेजिन करो कि आपको 1 लाख फीस पेमेंट हो रहा है, इन लोग पार्टनर्स लोग कर रहे हैं टू कम अप विद द सोल्यूशन। टू थिंक लाइक दैट, सीरियसली, टेक इट वेरी सीरियसली। FNG, the continuing partners, agree to bring sufficient cash। तो FNG को कैश लेकर आना है, sufficient कैश लेकर आना है to discharge claim of K। Who is K? The retiring partner। claim of K मतलब क्या? What is claim of K? But what is claim of K? What is K? Who is K? रिटायर्ड पार्टनर। क्लेम का मतलब क्या होता है, वो कितना बिजनेस से पैसा लेकर जाएगा, तो वो कहां से पता चलेगा? इट विल कम आउट एज अ बैलेंस ऑफ, नाउ गिव स्पेसिफिक आंसर, इट विल कम आउट एज अ बैलेंस ऑफ, मजा नहीं आया, केस कैपिटल, यस कैपिटल ऑफ के, ठीक है। सो केस कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज केस क्लेम, केस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज केस क्लेम, ओके, ठीक है। सो व्हाट इज केस क्लेम? केस कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो क्या लिखा हुआ है, एफ एंड जी रिटायरिंग पार्टनर अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, जितना जरूरत है उतना कैश कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लेके आएंगे। क्यों? टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, क्यों? टू डिस्चार्ज यानी पे ऑफ, डिस्चार्ज, पे ऑफ द क्लेम ऑफ के। सो के का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको केस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, क्योंकि लोन अकाउंट में ट्रांसफर कब करते हैं? जब रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट इमीडिएटली नहीं होता है। इधर में रिटायरिंग पार्टनर के का पेमेंट इमीडिएटली हो रहा है, तो केस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने का नहीं है। इमीडिएटली क्या करना है, के कैपिटल अकाउंट में से उसको पेमेंट कर देना है। अंडरस्टूड, क्लियर। सो एफ एंड जी अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, जितना जरूरत है उन लोग वो कैश लेकर आएंगे। वाई? टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के, यानी के द रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट
कर देना है इमीडिएटली, यानी इसका अमाउंट को आउटस्टैंडिंग नहीं रखना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, पेमेंट हो जाएगा इसका। डिस्चार्ज मीन्स टू मेक द पेमेंट, क्लेम ऑफ के मीन्स केस कैपिटल अकाउंट। एंड इसके साथ साथ टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट, and to make their capital proportionate. Proportionate means what? Proportionate means in what proportion? In the new profit sharing ratio. यानी रिटायरमेंट के बाद, के रिटायरमेंट के बाद एफ एंड जी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, दैट विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2। तो वो करने के लिए भी उन लोग सफिशिएंट कैश लेकर आएंगे। फिर से पढ़ो, F and G agree to bring sufficient cash to discharge claim of K and to make their capital proportionate। तो वो उतना कैश लेकर आएंगे जिससे कि उनका कैपिटल इन द रेशियो 3:2 हो जाए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस हो वो एनपीएसआर के रेशियो में हो। ठीक है। ऑल्सो दे वांटेड टू मेंटेन रुपीज 75,000 बैंक बैलेंस। मतलब बैंक में भी उन लोग को 75,000 रखना है बाय एज वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? डेली खर्चा निकालने के लिए। करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि के को पेमेंट करने से बैंक में ठन ठन गोपाल हो जाएगा, देयर विल बी नो बैलेंस लेफ्ट। तो बिजनेस का कैश पोजीशन को भी मेंटेन करके रखना है ताकि फ्यूचर में मतलब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनका पेमेंट कर पाए वो। ठीक है, ऐसा नहीं समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि के का लायबिलिटी चुकाने के बाद बिजनेस के पास कोई कैश बचे ही ना। सो दे ऑल्सो wanted to maintain rupees 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। डेली एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए 75,000 बैंक में भी रखना है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, पहला क्वेश्चन, एफ एंड जी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, सो दे हैव अग्रीड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश। ये कैश जो इनको लेकर आना है, ये कितने पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए लेकर आना है? 3। व्हाट आर दे? नंबर 1, discharge claim of K. So F and G agree to bring sufficient cash. Number 1, to discharge claim of K. Number 2, to make the capital proportionate in the ratio 3:2. Number 3, to maintain bank balance of rupees 75,000. तो इतना कैश लेकर आना है जिससे कि ये 3 पर्पस सर्व हो जाए, ये 3 काम हो जाए। के का पेमेंट हो जाए, उनका कैपिटल आपस में 3:2 के रेशियो में आ जाए के रिटायरमेंट के बाद, एंड सब कुछ हो जाने के बाद बैंक में 75,000 का बैलेंस भी बचे आगे के खर्चे को निकालने के लिए। तो इतना कैश लेकर आओ जिससे के का कैपिटल का पेमेंट हो जाए, एफ एंड जी के कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए इन द रेशियो 3:2 एनपीएसआर के रेशियो में आ जाए उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, एंड बैंक में भी 75,000 बचे आगे के डेली खर्चे को निकालने के लिए। तो एफ एंड जी आपके पास आए हैं पूछने के लिए, बताएं क्या बताएं कि एफ एंड जी को कितना कितना कैश लाना चाहिए। एफ एंड जी आपके पास आए, आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ हमें कितना कैश लाना चाहिए जिससे कि ये 3 काम हो जाए। कितना कैश लाना चाहिए जिससे कि ये 3 काम हो जाए? के का पूरा पेमेंट हो जाए, हमारा कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए, हमारे बैंक में 75,000 बचे। तो आप कैसे के को कैसे एफ एंड जी को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे?
एफएनजी आपसे पूछ रहे कितना कैश लाना चाहिए उन दोनों। ओके, लेट हिम टॉक। फिर तो क्या करना है उसको, वो कैसे वर्कआउट करना है? नाउ यू टेल। देन ओके, which he said कि केस कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ओके देन। हाँ, सो दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। हाँ तो अच्छा, कैपिटल अकाउंट के अलावा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम और कहां देखते हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बैलेंस शीट में देखते हैं। तो क्या बैलेंस शीट के क्लोजिंग फिगर से हम, बोलो कंटिन्यू, टोटल कैपिटल बैलेंस ऑफ एफएनजी निकाल ले? टोटल क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ एफएनजी कैसे? चलो आओ देखते हैं। करना भी कुछ नहीं है, फॉलो करो। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, बोलो आफ्टर इवैल्यूएशन ये कितना का हो गया? 1,80,000। इन्वेंट्रीज हो गया 60,000। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स, वेरी नाइस, 50,000 का ही रहा, बट बिल्स रिसीवेबल हो गया मेरा 15,000 का, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स है 65,000। एक्सीलेंट। बैंक, वेरी नाइस। वो बोल रहा है बैंक में 75 लिखो, बिकॉज रिटायरमेंट के बाद बैंक में कितना बैलेंस मेंटेन होना चाहिए? 75,000 मेंटेन होना चाहिए। क्लियर? ट्रेड रिसीवेबल्स में देर इज नो चेंज, तो ये 50,000 एज इट इज रहेगा। रिजर्व्स बुक्स में से हट जाएगा बिकॉज वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। क्या केस कैपिटल अकाउंट या केस लोन अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट में दिखाई देना चाहिए? नहीं, क्योंकि पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग के का क्लेम को पे ऑफ कर देंगे। यानी आफ्टर रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट बनेगा, उस बैलेंस शीट में नो अमाउंट शैल बी ड्यू टू के, बिकॉज के का पूरा क्लेम शैल बी डिस्चार्ज्ड। सो इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट अपने बनाएंगे, उस बैलेंस शीट में के का अकाउंट कहीं पर भी नहीं दिखेगा, बिकॉज नो अमाउंट विल रिमेन ड्यू टू बी पेड टू के। ठीक है, सो के टोटली बुक्स में से हट गया। सोचो ना हम क्या क्या बोला। देखो ऐसा करने से तीनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज हमने बैंक में 75,000 रखा, बैलेंस शीट में के का अमाउंट नहीं दिखा है बिकॉज के का अमाउंट पेमेंट हो चुका है। दूसरा पर्पस सॉल्व, मतलब फुलफिल, कंसिडर्ड। एंड जो बैलेंस बचेगा वो क्या बचेगा? एफ एंड जी का टोटल कैपिटल बचेगा। इंडिविजुअल कैपिटल नहीं पता। इंडिविजुअल कैपिटल कैसे निकाले फ्रॉम द बैलेंस शीट? नहीं निकाल सकता। हाँ, सो बैलेंस शीट में हमें सारे असेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज का अमाउंट पता है। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इस बैलेंस शीट में इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट, दैट विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ एफ एंड जी।
जिसको वो बोल रहा है कि हम प्रपोर्शनेट कर देंगे इन द रेशियो 3:2, जिससे कि एफ एन जी का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा, बिकॉज बैलेंस शीट तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? समझ में आया? राइट। सो हमने रिटायरमेंट के इमीडिएटली बाद बैलेंस शीट को बनाने का कोशिश किया, जिसमें एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रीवैल्यूड अमाउंट को लिखा, जिसमें बैंक बैलेंस हमने 75,000 का पुट किया, बिकॉज रिटायरमेंट के बाद बैंक में बैलेंस 75,000 होना चाहिए। देन लायबिलिटीज के साइड में कैपिटल ऑफ के को हटा दिया, ना कि केस लोन को भी रखा, केस लोन को भी नहीं रखा, बिकॉज के को पूरा पेमेंट कर देना है, मतलब फर्म विल डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के, तो नो अमाउंट विल बी ड्यू टू के, तो के का एक भी रुपया बुक्स में ड्यू नहीं रहेगा, तो के का सारा अमाउंट हमने हटा दिया। तो बचा क्या फिर? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो बैलेंस शीट को जब बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर विल कम ऑन द लाइबिलिटीज साइड, विच विल बी फॉर द टोटल कैपिटल, एफएनजी का टोटल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस मिल गया, जिसको हम एफएनजी के रेशियो में, एफएन जी के बीच में इन द रेशियो 3:2 डिवाइड कर देंगे, तो उससे मेरे को एफएनजी का क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। समझ में आया? तो तीनों पर्पस सॉल्व हो गया। तीनों पर्पस कैसे सॉल्व हुआ? बैलेंस शीट में बैंक 75,000 का बैंक दिखाई दे रहा है, के का कुछ भी अमाउंट ड्यू नहीं दिखाई दे रहा है, एफएनजी का कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो गया, तो तीनों पर्पस सर्व हो गया। अब ये जो हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला एफएनजी के कैपिटल अकाउंट को, उसको हम कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे टू बैलेंस सी बाई डी। तो कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, दैट विल बी द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स एफएनजी। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो चलो करो। अब इसको प्रेजेंट कैसे करें? लिखो। ठीक है, इसमें सारे एसेट्स को ऐड करो, खुद से करो। बैंक लिखना 75,000, रिवैल्यूड अमाउंट को टोटल निकालना, उसमें से फिर खाली ट्रेड पेबल्स को ही तो लेस करना है, ट्रेड पेबल्स को लेस करके टोटल कैपिटल बैलेंस निकाल के। पर्टिकुलर्स में लिखो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट के कॉलम में 1,80,000, उसके नीचे में इन्वेंट्रीज अमाउंट के कॉलम में 60,000, देन उसके नीचे ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट के कॉलम में 65,000, उसके नीचे बैंक अमाउंट कॉलम में 75,000, करके टोटल करो। थ्री लाख टोटल कितना है? 3,80,000 इन टोटल करो, देन लेस ट्रेड पेबल्स माइनस 50,000, करके फाइनल अमाउंट निकालो, कितना रहा? 3,30,000। दिस इज, लिखो बगल में लिखो उसके, टोटल कैपिटल बैलेंस।
of F&G. अब उसके नीचे लिखो एस कैपिटल 3,30,000 का 3/5 इज हाउ मच? 3,30,000 का 3/5 बॉल 1,98,000। उसके नीचे लिखो जी इज कैपिटल 3,30,000 का 2/5 3,30,000 का 2/5 1,32,000। आई बात समझ में क्या हुआ? ठीक है, अब बताओ कैसे निकाले? पता चल गया। अब कैसे निकाले एफएनजी को कितना लाना है? अब सारे जनरल एंट्रीज में आ जाओ। अच्छा, पहले बोल रहा है केस कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करना है। पहले केस कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करो, फिर केस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को निकालो। केस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को निकालो, बताओ। ओपनिंग कैपिटल कितना था के का? 60,000। जिन एंट्रीज में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ऐड करो, डेबिट है माइनस करो। 60,000 प्लस गुडविल का शेयर कितना? 10,000 प्लस देन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज हाउ मच? 7,000 ऐड करोगे, 70। कैसे? रिजर्व्स 2,000 का, गोला की कुछ चीज, ठीक है। 79,000, ओके। 79,000 का पेमेंट कर दो, और क्या करो पेमेंट। इसके मन में क्यों क्यों ये रुक रहा है पेमेंट करने से? वो ये बोलना चाह रहा है कि पहले केस कैपिटल अकाउंट का पेमेंट नहीं हो सकता है, जबकि जब तक एफएनजी कैपिटल ना लेकर आ जाए। ही स्टॉप्ड एंड पॉज्ड, व्हाई? बिकॉज we cannot make the payment of K unless FNG brings in capital. So first FNG needs to bring in cash, इसीलिए रुका। First FNG needs to bring in cash and then only K can be paid. Okay? So पहले अपने निकाल के तो रख लिए कि we need to pay 79,000 to K, तो चलो ये निकल के रख हो गया। अब नेक्स्ट बताओ FNG, एफ का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? नहीं, वो तो क्लोजिंग आया था। हम लोग को तो अब क्या निकालना है, कितना उसको लेकर आना है। कैसे? 1,20,000 एफ का कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है। देन गुडविल का ट्रीटमेंट के टाइम एफ ई में से 10,000 कटा था ना, -10,000। देन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट में 14,000 ऐड हुआ था, तो एफ का कैपिटल इज हाउ मच? हाँ, 1,28,000 आ रहा है। 1,28,000 आ रहा है एफ कैपिटल। वो रिजर्व का 4,000 ऐड करने के बाद, रिजर्व का 4,000 ऐड करने के बाद 1,28,000 आ रहा है एफ कैपिटल। जबकि एफ कैपिटल में बैलेंस कितना होना चाहिए? 1,98,000। तो एफ शैल ब्रिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ कैश? 70,000। ठीक है, तो लिखो जहां पर वो वर्किंग्स कर रहा था ना कैपिटल वाला, उसी पेज में लिखो नीचे में। देखो एक्चुअल कैपिटल ऑफ एफ, एक्चुअल कैपिटल ऑफ एफ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इज इक्वल टू एक्चुअल कैपिटल ऑफ एफ। कहां पर लिख रहा है भाई, दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, सही लिख रहा है। एक्चुअल कैपिटल ऑफ एफ आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस रिजर्व्स का 4,000 माइनस गुडविल का 10,000 प्लस
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का 14,000 इज इक्वल टू ₹1,28,000। नेक्स्ट लाइन में लिखो अमाउंट ऑफ कैश दैट एफ शुड ब्रिंग is equal to 1,98,000 minus 1,28,000. Rupees is 70,000. Similarly, do it for G also. G के लिए भी करके दो, एक लाइन छोड़ के लिखो एक्चुअल, क्या लिखा था मैंने, actual capital of G after all adjustments is equal to 80,000 प्लस 4,000 रिजर्व्स का प्लस रिवैल्यू 14,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का, है ना। गुडविल का तो कुछ नहीं होगा। कितना आ रहा है? 80,000 प्लस 4,000 प्लस 14,000 कितना? 98,000 आ रहा है। और उसको कैपिटल बैलेंस कितना मेंटेन करना है? 1,32,000। तो कितना लेकर आना है? देखो अमाउंट ऑफ कैश टू बी ब्रॉट इन इज इक्वल टू 1,28,000 माइनस 1,32,000 ना। हाँ लिखो अमाउंट ऑफ कैश टू बी ब्रॉट इन इज इक्वल टू ₹1,32,000 माइनस 98,000 इज इक्वल टू ₹34,000। अब इसका एंट्री पास करो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल टू जी कैपिटल। कितना? 1,04,000 ना। 70 एफ ला रहे और 34 जी ला रहे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,04,000 टू एफ कैपिटल 70,000 टू जी कैपिटल 34,000। नाउ यू मेक द पेमेंट ऑफ केस कैपिटल। केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 79,000। केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 79,000। डन। Now we can easily draw the balance sheet. We have already drawn the balance sheet. वो जो स्टेटमेंट हमने बनाया था that is nothing but बैलेंस शीट वाली चीज ना। तो सिंपली फॉर्मेलिटी के लिए बैलेंस शीट बना लो, फटाफट बना लो बैलेंस शीट। And then home task will be to prepare partners capital account. ऊपर इज सेइंग दैट कि बैंक बैलेंस कैलकुलेट करके चेक कर लिए 75,000 हुआ कि नहीं हुआ, ही सेइंग दैट। तो चलो चेक कर लेते, बिकॉज 50,000 ओपनिंग बैलेंस है। एफ कितना लेकर आया? 70,000। जी कितना लेकर आया? 34,000। और के को कितना पेमेंट किया? 79,000। कमिंग 75,000। 50,000 plus 70,000 plus 34,000 minus 79,000. Always, definitely. So bank balance is coming to 75,000। ऊपर ने कहा कि बैंक बैलेंस का कैलकुलेशन चेक कर लो कि सब एंट्रीज करने के बाद बैंक में 75,000 का बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए बोला उसने। तो हमने चेक किया एंड 75,000 आ गया। $50,000 पहले से था, एफ ने 70 लाया, जी ने 34 लाया एंड के को अपने 79 पेमेंट किया करके 75,000 का बैलेंस आया।
हो गया। चलो, तो इलस्ट्रेशन 2 में अपने को कैपिटल अकाउंट एज होम टास्क करना है, एंड इलस्ट्रेशन 1 में भी कहा था कैपिटल अकाउंट को, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है अपने को इलस्ट्रेशन 1 में भी एज होमवर्क। ठीक है। ठीक है, तो आज अपने यही जो इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास उसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ में आज का क्लास, कोई भी डाउट नहीं है? ओके, चलो देन आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।